कर लेते हैं बायोफ्यूल होता क्या है। देखो, एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मैटर, समझ में आ रहा है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिक मैटर हो, चाहे वो वंस अ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर हो, अभी डेड हो गया हो, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कंसिडर्ड एज अ बायोफ्यूल। मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन फ्यूल हम कहां से प्रोड्यूस कर रहे हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग दैट हाइड्रोकार्बन फ्यूल फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मैटर। समझ में आया। फिर यहाँ पे जो बायोफ्यूल है वो आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है। अगर हम सॉलिड बायोफ्यूल्स की बात कर रहे तो उसमें वुड, ड्राइड प्लांट मटेरियल, मैन्योर आता है। लिक्विड में बायोइथेनॉल और बायोडीजल, और गैसियस में आपका बायोगैस हो गया। These can be used to replace or can be used in addition to the diesel, petrol और other fossil fuel। अब ये जो फॉसिल फ्यूल है, हाइड्रोकार्बन फ्यूल है, वो आपके फॉसिल फ्यूल का एक बहुत बड़ा रिप्लेसमेंट हो सकता है। समझ में आ रहा है। देखो यही चीज यहाँ पे लिखी है, These can be used to replace or can be used in addition to the diesel, petrol or other fossil fuel for the transport, stationary, portable and other application. Also they can be used to generate the heat and electricity। इसमें इतना एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है। Some of the main reason for shifting to the biofuel are the rising price of the oil, emission of the greenhouse gases from the fossil fuel and the interest for obtaining the fuel from the agriculture crop for the benefit of the farmer। इसमें भी कोई ऐसा एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है, सिंपल सिंपल शब्द है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है कि मेनली हम बायोफ्यूल की तरफ क्यों स्विच कर रहे हैं, क्योंकि जो आपकी फॉसिल फ्यूल है उनका प्राइस आप देख रहे हैं बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, और वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स से, समझ में आ रहा है, लिमिटेड अमाउंट में ही आपकी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती है। इसकी वजह से बायोफ्यूल पे स्विच करना इज अ बेटर ऑप्शन। अभी हम और टाइप ऑफ बायोफ्यूल की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन, फिर सेकेंड जनरेशन, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। एक एक लाइन को डिस्कस करते हैं क्लास, उसके पहले आप इस फिगर को देखिए। यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स होते हैं वो मेनली आपके एडिबल बायोमास से जनरेट किए जाते हैं। ठीक है, इसमें आपका शुगर बीट, शुगर केन, ठीक है, शुगर केन, व्हीट, कॉर्न, जो भी एडिबल थिंग्स होती है ना, वहां से जो भी आपके बायोमास, जो भी बायोफ्यूल जनरेट किए जाते हैं उसको हम फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल कहते हैं। एडिबल बायोमास याद रखिएगा। जो सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल होते हैं वो मेनली नॉन एडिबल बायोमास से जनरेट किए जाते हैं, जैसे वुड, स्ट्रॉ, ग्रास, वेस्ट, ड्राई लीव्स। समझ में आ रहा है कुछ भी। तो यहाँ पे वो सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल होते हैं। थर्ड जनरेशन जो होते हैं वो एल्गल बायोमास से, जैसे माइक्रो एल्गी और मैक्रो एल्गी, इन सब से उनका प्रोडक्शन होता है बायोफ्यूल का, तो वो थर्ड जनरेशन कहलाते हैं। और फोर्थ जनरेशन में हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जैसे पायरोलिसिस, समझ में आ रहा है, इंजीनियर्ड एल्गीज। तो यहाँ पे ये बेसिक डिफरेंस होता है। अभी एक लाइन को हम डिस्कस करते हैं। देखो, फर्स्ट जनरेशन दे आर मेड फ्रॉम द फूड सोर्स, मैंने आपको बताया था दे आर यूजुअली मेड फ्रॉम द एडिबल सोर्स, जिसमें की शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट्स यूजिंग द कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी। कॉमन फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स इंक्लूड बायो एल्कोहल, बायोडीजल, वेजिटेबल ऑयल, बायोईथर, बायोगैस। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो भी बायोफ्यूल होते हैं वो गैसियस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है। और हमने फर्स्ट जनरेशन में जब बात की तो बायो एल्कोहल, बायोडीजल, ये सब आपके क्या है, फर्स्ट जनरेशन है। मीन्स दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द एडिबल सोर्स, ठीक है, फूड सोर्स। दो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन is easy, but the use of food source in the production of biofuel create an imbalance in food economy, leading to the increased food price and hunger। of course सी बात है, आप देखते हो अगर हम फूड सोर्सेज से बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करने लगेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो फूड है वो आपका उसकी कमी होने लगेगी ना, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा फूड इकोनॉमी में। इसी वजह से सेकेंड जनरेशन में हमने स्विच किया। सेकेंड जनरेशन में जो बायोफ्यूल है वो हम कहां से प्रोड्यूस करते हैं, फ्रॉम नॉन फूड क्रॉप्स और अ पोर्शन ऑफ फूड क्रॉप्स दैट आर नॉट ईडेबल। ठीक है, फ्रॉम नॉन ईडेबल पार्ट, ऐसे फूड क्रॉप विच आर नॉन फूड क्रॉप या फिर पोर्शन ऑफ फूड क्रॉप दैट आर नॉट ईडेबल कंसिडर्ड एज अ वेस्ट, जिसमें कि स्टेम्स आ गए, वुड चिप्स आ गई, मैंने आपको बताया पीलिंग आ गई, किसी का छिलका आ गया, लीव्स आ गई, फ्रूट स्किन आ गई जो आप छिलका खा खा के निकालते हो, वो सब इसमें होता है। यहाँ पे मेनली थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन और बायोकेमिकल कन्वर्जन प्रोसेस इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सच फ्यूल। एग्जाम्पल इथेनॉल, बायोडीजल।
Though these fuels do not affect the food economy, their production is quite complicated. Also, it is reported that these biofuels emit less greenhouse gases when compared to the first generation biofuel. तो दो चीज आप याद रखोगी. पहली चीज, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल में मेनली हम फूड सोर्सेज से बायोफ्यूल को बना रहे हैं. समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपका एग्जाम्पल बायो अल्कोहल, बायोडीजल, बायो ईथर हो गया, जिसके कारण हम कह सकते हैं इम्बैलेंस क्रिएट होगा फूड इकोनॉमी में. उसी के सब्स्टिट्यूट में हमने सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल की बात की, जहां पे हम नॉन फूड क्रॉप की बात कर रहे हैं या फिर पोर्शन ऑफ फूड क्रॉप जो कि नॉट ईटेबल है, जैसे सब्जियों का छिलका हो गया, फल का छिलका हो गया, स्टेम्स हो गए, ड्राई लीव्स हो गई, ये सब चीजें. अब थर्ड जनरेशन की जब हमने बात किया था तो हमने बताया था थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें आपका एग्जाम्पल है एल्गी, और यहाँ पे आपका एग्जाम्पल इथेनॉल. इथेनॉल इसका बायोफ्यूल का एग्जाम्पल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एल्गी हो गया. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी कैन ग्रो यूजिंग लैंड एंड वाटर अनसुटेबल फॉर द फूड प्रोडक्शन, देयरफॉर रिड्यूसिंग द स्ट्रेन ऑन ऑलरेडी डिप्लीटेड वाटर सोर्सेज. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि एल्गी, ये आपके कहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, ऐसे लैंड या वाटर जो कि अनसुटेबल होते हैं फॉर द फूड प्रोडक्शन, वहां पे भी इनकी ग्रोथ हो सकती है. समझ में आ रहा है? वन डिसएडवांटेज, इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, इज दैट फर्टिलाइजर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सच क्रॉप्स लेड टू द इन्वायरमेंट पॉल्यूशन. यही इसका एक डिसएडवांटेज है. समझ में आ गया होगा. नाउ फोर्थ जनरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था, यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स की बात करेंगे. यहाँ पे देखो, इन द प्रोडक्शन ऑफ दीज फ्यूल द क्रॉप्स दैट आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड टू टेक in high amount of carbon are grown and harvested as a biomass. The crop are then converted into fuel using the second generation technique. The fuel is pre-combusted and the carbon is captured. यहाँ पे दिख रहा होगा आपको. Then the carbon is desecrated, meaning that carbon is stored in a depleted oil or a gas field or unminerable coal seams. Some of these fuel are considered as a carbon negative as their production pull out the carbon from the environment. यहाँ पे मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा. हमने क्या कहा, यहाँ पे मेनली जब हम फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम उन क्रॉप्स का यूज करते हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं, मतलब जेनेटिकली दे आर प्रोड्यूस. इनमें हाई कंटेंट ऑफ कार्बन होता है. ठीक है, इनको हम ग्रो करते हैं, इनको हम हार्वेस्ट करते हैं एज अ बायोमास. ठीक है, फिर उसके बाद इन क्रॉप्स को हम फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग द सेकेंड जनरेशन टेक्निक. जो हमने सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल की बात किया है, उसी टेक्निक से हम इन जेनेटिकली प्रोड्यूस क्रॉप को क्या करते हैं, आपका कन्वर्ट करते हैं फ्यूल में. समझ में आ रहा है? फिर इन फ्यूल को हम प्री कंबस्ट करते हैं और कार्बन को कैप्चर करते हैं. कार्बन को कैप्चर करने के बाद हम ट्रांसफर करते हैं, जो हमने पढ़ा था सिक्वेस्ट्रेशन में. मीन्स कार्बन इज स्टोर्ड एंड स्टोर्ड इन अ डिप्लीटेड और गैस फिल्ड एरिया. मैंने आपको बताया था जहां भी ऐसी कोई जगह जहां से मिनरल ऑयल आपने निकाला हो, वहां पे गड्ढे जो बचे रहते हैं उसमें इन कार्बन को ले जाके स्टोर कर दिया जाता है. तो वही पूरा प्रोसेस आपका दिया गया है. तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, फोर्थ जनरेशन में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड या जेनेटिकली प्रोड्यूस क्रॉप्स का यूज कर रहे हैं और उनको हम बायोफ्यूल में किस टेक्निक्स के थ्रू कन्वर्ट करें, बाय यूजिंग द थर्ड जनरेशन टेक्निक. बस, इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्लास इतनी चीजें मैंने आपको बताई, लेकिन देखिए पेपर में आपसे पूछा क्या था. पेपर में एक तो आपका बस आईक्यू चेक करने के लिए क्वेश्चन दे दिया था उन्होंने बायोफ्यूल से रिलेटेड. जो भी मैंने यहाँ पे चीजें पढ़ाई है बिल्कुल भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं था वो. अब यहाँ पे देखो, इन द सिटीज ऑफ आवर कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस आर नॉर्मली कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स. मैंने आपसे एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की थी. तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमने बात किया था कैटेगरीज की. ठीक है, यहाँ पे देखिए, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इट वाज लॉन्च इन 2014. ठीक है, वन नंबर, वन कलर एंड वन डिस्क्रिप्शन फॉर द कॉमन मैन टू जज द एयर क्वालिटी वेयर ही लिव्स. ठीक है, अब जैसे कॉमन इंसान है, उसको क्या पता कि एयर की क्वालिटी कैसी है, तो वो इस इंडेक्स को देख के पता लगा सकता है कि एयर की क्वालिटी पुअर है कि वेरी पुअर है कि सीवियर है कि मॉडरेट है. मेनली जिन एयर क्वालिटी जो मेजरमेंट हम करते हैं एयर क्वालिटी का, वो 8 पॉल्यूटेंट पे बेस्ड होता है. प्लीज रिमेम्बर दिस.
ये 8 जो पॉल्यूटेंट्स है इसको आप अपने दिमाग में बना के रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी ने देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है फिर कभी आपसे ये चीज पूछ लिया जाए। यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं, पर्टिकुलेट मैटर 10, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, एमोनिया और लेड। एक चीज याद रखना, बस आपको ट्रिक बता रही हूं, यहाँ पे हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की, कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं की है। तो कभी भी अगर ऐसा दे कि पॉल्यूटेंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी था, तो याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। अच्छा, जब एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पढ़ते हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड का जब अमाउंट आपका एक्सेस हो जाता है तब ग्लोबल वार्मिंग होती है। समझ में आ रहा है? तो याद रखना। तो देखो यहाँ पे बच्चे जैसे देखेंगे, अगर किसी ने भी ध्यान से पढ़ा रहा होगा तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपका कार्बन डाइऑक्साइड था। अगर आप इसको एलिमिनेट कर दिए होते तो लाइफ जिंगा लाला हो गई होती और आप सीधे ऑप्शन पे आ जाते। यही एग्जामिनर देखना चाहता था, उसने पहला ही ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड रख दिया और दूसरा ही ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड रख दिया। बच्चों के दिमाग में रहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस है, तो ये तो होगा ही एयर क्वालिटी इंडेक्स में, लेकिन आज के बाद याद रखना एयर क्वालिटी इंडेक्स में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। ठीक है, तो ये 2, 3, 4 ना ही मीथेन है आपका। इतनी चीजें कंप्लीट हुई। तो यहाँ पे क्लास में आपको ये चीज बोलूंगी, जहां पे भी नोट्स बना रहे हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स में ये जो 8 पॉल्यूटेंट्स है उनको एक जगह नोट डाउन कर लेना। आप कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो कार्बन क्रेडिट की बात हुई है तो हमेशा याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, इसी तरीके से आप याद रखोगे क्योटो प्रोटोकॉल में हमने कार्बन क्रेडिट की बात की है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हम ओजोन की बात करते हैं ना, ओजोन प्रोटेक्शन की बात करते हैं। कितना इजी क्वेश्चन है, 2009 का है। इसी तरीके से यूपीएससी ने 2010 में भी एक बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, जिसमें यूपीएससी ने पूछा था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी ड्रॉन एट। याद करो, जब मैंने आपको रियो अर्थ समिट के बारे में बताया था तब मैंने आपसे यूएनएफसीसी के बारे में डिस्कस किया था। अगर थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा रहा होगा आपने या किसी भी बच्चे ने, तो 2010 में भी ये एक इजी क्वेश्चन था। आज के समय में तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आज के समय में अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को गलत लगा के आ रहा है तो उस मतलब उसने एनवायरमेंट पढ़ा ही नहीं है। लेकिन 2010 में भी ये एक इजी क्वेश्चन था, क्योंकि रियो अर्थ समिट के बारे में तो ज्यादातर बच्चे पढ़ते ही हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सब, आप देखिए, इसमें कुछ इतना सोचना नहीं था। 2015 में देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोलिंग एंड फेजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। बताइए, आपको क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ाया मैंने, नगोया प्रोटोकॉल पढ़ाया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अभी हमने बताया ओजोन से रिलेटेड है, और ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। तो अगर किसी भी बच्चे ने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन का रिसर्च किया होगा, एक बार पढ़ा होगा कि पास्ट ईयर के पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे, तो उसने खुद पढ़ा होगा प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेटेड है, अर्थ समिट किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन तो आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन को ही गो थ्रू करके लगा सकते हो। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर देखिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी सीओडी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है आपसे ये सब चीजें, यूट्रोफिकेशन, बीओडी सीओडी एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या दिया गया है, 2017 का ही ये क्वेश्चन है, इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड, गलत। कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, गलत। फिर असेसिंग ऑक्सीजन लेवल इन द हाई एल्टीट्यूड रीजन, गलत। पॉल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। तो धन्यवाद क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपके लिए क्विक रिवीजन सीरीज हेल्पफुल हो रही हो, आपकी मदद कर पा रही हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ रिकॉर्ड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद क्लास।